नमस्कार। इस वक्त के बुलेटिन के साथ हाजिर हूं मैं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर के सबसे पहले बड़ी खबर की बात करें। देश के 272 दिग्गजों ने चुनाव आयोग के समर्थन में खुला खत जारी किया है। इनमें 16 पूर्व जज, 123 सेवानिवृत्त नौकरशाह, 14 पूर्व राजदूत और 133 पूर्व सैन्य अधिकारी शामिल हैं। इस पत्र में कांग्रेस और विपक्षी नेताओं पर आरोप लगाया गया है कि वे लगातार बेबुनियाद आरोपों के जरिए चुनाव आयोग सहित संवैधानिक संस्थाओं की साख खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। खुले पत्र में कहा गया है कि भारत का लोकतंत्र आज किसी बाहरी हमले से नहीं बल्कि जहरीली राजनीतिक बयानबाजी से चुनौती का सामना कर रहा है। सिग्नेटरी में विपक्ष की ओर से इलेक्शन कमीशन के खिलाफ प्रूफ होने का दावा किया जा रहा है, लेकिन कोई औपचारिक शिकायत या हलफनामा अब तक नहीं दिया गया है, जिससे यह साबित होता है कि आरोप सिर्फ राजनीतिक रणनीति है, सच्चाई नहीं। लिखने का अभिप्राय केवल एक है कि हमारी जुडिशरी, हमारी फौज, हमारा इलेक्शन कमीशन, इसके ऊपर हमें 100% नहीं 200% विश्वास है। और जो उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाते हैं, मुझे घोर आपत्ति है। पहले अपने आप को देखें, फिर दूसरे के ऊपर उंगली उठाने का जहमत करें। आप वोट चोरी की बात कर रहे हैं और आपने जो वोट डकैती की है उसके बारे में कुछ चर्चा होगी? वोट डकैती की है और अगर हमारे घर में घुसपैठिया है उसकी हम जांच कर रहे हैं SIR के अंतर्गत, उसमें आपको क्या दिक्कत हो रही है? बिहार में चुनावी जीत के बाद सरकार गठन की प्रक्रिया तेज हो गई है। इसी के लिए आज पटना में बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई। बीजेपी विधायक दल की बैठक में सम्राट चौधरी को बीजेपी विधायक दल का नेता चुना गया। वहीं विजय सिन्हा को बीजेपी विधायक दल का उपनेता चुना गया है। बैठक में यूपी के डिप्टी CM और बिहार बीजेपी के पर्यवेक्षक केशव प्रसाद मौर्य, सह पर्यवेक्षक सांसद साध्वी निरंजन ज्योति और केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल मौजूद रहे। ऐसे श्री सम्राट चौधरी को निर्वाचित करने का प्रस्ताव किया और भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल ने सर्वसम्मति से श्री सम्राट चौधरी जी को विधायक दल का नेता चुनने का समर्थन किया है। और हमारे उपनेता के लिए जो उप मुख्यमंत्री के रूप में शानदार कार्य करने का काम किया है, बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं आदरणीय श्री विजय कुमार सिन्हा जी, उनके नाम का भी प्रस्ताव आया है और सर्वसम्मति से समर्थन मिला है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की है और रामनाथ गोयनका पर PM मोदी के भाषण की थरूर ने तारीफ की है। सोशल मीडिया पर अपने पोस्ट में शशि थरूर ने लिखा कि PM मोदी ने और रामनाथ गोयनका पर अपने लेक्चर में कहा है कि अब वक्त उपनिवेशकालीन मानसिकता से पूरी तरह बाहर निकलने का है। शशि थरूर ने कहा कि लोग PM मोदी पर हमेशा इलेक्शन मोड में रहने का आरोप लगाते रहे, जबकि वे तो इमोशनल मोड में रहते हैं। लोगों की समस्याओं को दूर करने के लिए PM मोदी ने भारत की विरासत, भाषाओं और ज्ञान परंपराओं को नई ऊर्जा देने के लिए 10 साल का राष्ट्रीय मिशन चलाने की अपील की। प्रधानमंत्री का संबोधन आर्थिक दृष्टिकोण भी था और सांस्कृतिक आह्वान भी। एक अपील की कि भारत प्रगति के लिए बेचैन रहे। शशि थरूर ने जिस तरह PM मोदी की तारीफ की है वो कांग्रेस को रास नहीं आ रही है। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने जहां ऐतराज जताया, वहीं बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने शशि थरूर का समर्थन किया है। मुझे तो कोई तारीफ का कारण नहीं नजर आया, पता नहीं उनको कैसे नजर आ गया। मुझे तारीफ का कोई कारण नहीं नजर आया और मैं तो उस स्पीच की, मुझे तो बहुत ही निम्न स्तरीय स्पीच लगी। वहां पर भी जाकर वो कांग्रेस को कोस रहे हैं। प्रधानमंत्री सोते जागते उठते बैठते सिर्फ कांग्रेस के बारे में सोचते हैं, ये बड़ी अद्भुत बात है। जब भी कोई राष्ट्र हित की बात करता है, कोई पार्टी के हित की बात करता है, परिवार के हित की नहीं करता और परिवार हित के ऊपर राष्ट्र हित को रखता है या राष्ट्रीय जो है एकता के विषयों को रखता है, तो कांग्रेस पार्टी ऐसे व्यक्ति को गालियां देना शुरू कर देती। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग की समीक्षा बैठक की। बैठक में नहर व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए 95 नई परियोजनाओं को
मंजूरी दी गई है। ये परियोजनाएं प्रदेश के कृषि क्षेत्र को सशक्त बनाने और किसानों को समयबद्ध सिंचाई उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। 36,000 हेक्टेयर भूमि में सिंचाई क्षमता पुनर्स्थापित होगी, जिससे लगभग 9 लाख किसान और ग्रामीण आबादी को प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा। साथ ही 273 हेक्टेयर विभागीय राजकीय भूमि को संरक्षित किया जा सकेगा। सीएम ने निर्देश दिया है कि सभी स्वीकृत कार्य निर्धारित समय सीमा में पूर्ण हो और गुणवत्ता पर किसी भी स्थिति में समझौता न किया जाए। दिल्ली बम ब्लास्ट पर सहारनपुर से कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद के दिए बयान पर स्वामी यशवीर महाराज ने पलटवार करते हुए हमला बोला है। इस घटना से जुड़े मुस्लिम डॉक्टर को इमरान मसूद ने भटके हुए लोग बताया था। इमरान मसूद के बयान का विरोध शुरू हो गया है। तो स्वामी यशवीर महाराज का इमरान मसूद पर हमला। इमरान मसूद को लेकर कहा है कि वो आतंकवादियों से मिले हुए हैं। इमरान मसूद पर यशवीर महाराज ने यह वार किया है। सहारनपुर का यह मुस्लिम सांसद ही भटका हुआ है और यह समय समय पर इन आतंकवादियों को बचाने के लिए ऐसे शब्द बोलता रहता है। मेरा सुरक्षा एजेंसी से और भारत सरकार से कहना है कि मुझे ऐसा लगता है ये सहारनपुर का मुस्लिम सांसद इन आतंकवादियों से मिला हुआ है, इसलिए इस मुस्लिम सांसद की भी जांच होनी चाहिए। सहारनपुर का ये मुस्लिम सांसद ही बलिया लोकसभा से समाजवादी पार्टी के सांसद सनातन पांडे ने बीजेपी और चुनाव आयोग पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी इस देश को गैर लोकतांत्रिक तरीके से चला रही है। 2027 में ईंट का जवाब पत्थर से देंगे और जरूरत पड़ी तो जान लेने और देने का भी काम करेंगे। पार्टी जो है इस देश को अलोकतांत्रिक तरीके से चला रही है। भारतीय जनता पार्टी से वादा करती है, किसी चीज को पूरा नहीं करती। हमारे देश की सीमाएं सुरक्षित नहीं है और आज जो चुनाव हो रहे हैं, जो हमारा चुनाव आयोग है, वो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। इसलिए कि जो बिहार में चुनाव हुआ है तो जो 10,000 रुपया महिलाओं को दिया गया है वो 3 नवंबर तक दिया गया है, जबकि आचार संहिता पहले लागू हो। बिहार में एनडीए की बम्पर जीत पर अखिलेश यादव का कहना है कि 200 से ज्यादा सीटें आना यह बात हजम नहीं हो रही, उन्हें अब बड़ा टारगेट सेट करना पड़ेगा। अखिलेश के बयान पर ओवैसी ने पलटवार कर कहा है कि अखिलेश को मान लेना चाहिए कि वो बीजेपी को हराने में इस बार भी नाकाम रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। बिहार में महागठबंधन की करारी हार के बाद चुनाव आयोग और एसआईआर को लेकर विपक्ष की तरफ से बयानबाजी थमने का नाम नहीं ले रही। अखिलेश यादव ने यहां तक कह दिया कि उन्हें एनडीए की डबल सेंचुरी हजम नहीं हो रही। नहीं, इतना सीट जीते हैं 202 डबल सेंचुरी हजम नहीं हो रहा। आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, क्योंकि अगर ये बेंचमार्क है तो इस बेंचमार्क को तो क्रॉस करना ही करना है हमें। बहुत सारे ऐसे सवाल खड़े होते हैं जिनका जवाब सरकार को ही देना है और वो विपक्ष से पूछते हैं। घुसपैठिए आ गए, 11 साल से सरकार किसकी है? घुसपैठिए आए तो उन्हीं की सरकार में आए होंगे। वहीं असदुद्दीन ओवैसी ने अखिलेश यादव पर पलटवार कर कहा कि अखिलेश बीजेपी को रोकने में नाकाम रहे, लेकिन हार का ठीकरा एआईएमआईएम पर फोड़ रहे हैं। अब जैसा मैं सुना अखिलेश यादव का स्टेटमेंट आया, उन्होंने बोले एसआईआर की वजह से। कब तक बकवास बात करेंगे? छोड़िए इसको, आप देखिए आपकी कमजोरी कहाँ है। अगर आप इस तरह से सोचते रहेंगे कि हम ये हैं और हमको जनता वोट डालेंगी, ऐसा नहीं होने वाला है।
अखिलेश पर दिए बयान पर राम गोपाल यादव का कहना है कि ओवैसी खुद हैदराबाद के सीएम क्यों नहीं बन जाते, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अरे यार तुम्हें खुद बन जाए चीफ मिनिस्टर हैदराबाद में, हमें कौन सी एतराज है, वे क्यों नहीं बन पाते अभी तक जो छोड़िए यार। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का कहना है कि बिहार में एसआईआर हुआ, लेकिन कहीं से भी कोई शिकायत नहीं आई। संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाने वालों को देश की जनता माफ नहीं करेगी। ये सारे के सारे लोग हैं जो संवैधानिक संस्थाओं पर लगातार प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते रहे हैं। ऐसे लोगों को देश की जनता, प्रदेश जनता कभी माफ नहीं करेगी। मैनपुरी से एसपी सांसद डिम्पल यादव ने भी एसआईआर और ईसी को बिहार में बीजेपी की जीत का बड़ा फैक्टर बता दिया है। और एक बहुत ही सोची समझी रणनीति के तहत ये एसआईआर इलेक्शन से ठीक 1 या 1.5 महीने पहले लाया गया है। और कहीं ना कहीं इसमें वोट जहां लोग नहीं जुड़ पाए सही ढंग से और बहुत सारे वोट्स डिलीट हुए हैं, तो कहीं ना कहीं इस प्रणाली का असर इन वोटों में दिखने को मिला है। और जो रणनीति थी बीजेपी की और इलेक्शन कमीशन की, वो इसमें कामयाब रहे। यूपी में एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में एसआईआर फॉर्म भरा, तो सीएम योगी ने गोरखपुर में एसआईआर फॉर्म भरा। वहीं एसआईआर को लेकर सियासी बयानबाजी भी तेज है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। मुरादाबाद के बिलारी से समाजवादी पार्टी के विधायक हाजी मोहम्मद फहीम एसआईआर को लेकर अपनी स्टाइल में जागरूकता फैलाते हुए नजर आ रहे हैं। इस अभियान के तहत हाजी मोहम्मद फहीम ने बिलारी विधानसभा में साइकिल यात्रा निकालकर मतदाताओं को जागरूकता पैदा की है। विधायक फहीम बीएलओ और बीएलए के साथ बैठकर एसआईआर प्रक्रिया की प्रगति की समीक्षा करते नजर आए। एसआईआर को लेकर विधायक फहीम इरफान गांव में साइकिल चलाते हुए घर घर पहुंचे और लोगों को बताया कि उत्तर प्रदेश में एसआईआर प्रक्रिया लागू है। उन्होंने मतदाताओं से अपील की है कि 9 दिसंबर से पहले अपने गणना प्रपत्र भरकर बीएलओ को सौंप दें। उन्होंने कहा कि यदि प्रपत्र भरने में किसी भी मतदाता को कोई समस्या हो तो वो बीएलओ को जानकारी दे। आगे बढ़ते हैं। टेरर फंडिंग केस में एटीएस ने ग्रेटर नोएडा में फिर छापेमारी की। यूपी एटीएस की टीम फिर से इस्तांबुल इंटरनेशनल कंपनी पहुंची और कंपनी के दस्तावेज खंगाले हैं। इस्तांबुल इंटरनेशनल पर पहले भी रेड पड़ चुकी है। उसके ऊपर प्रिंटिंग प्रेस से भड़काऊ सामग्री छापने का आरोप है। एटीएस ने करीब 2 घंटे तक दस्तावेज खंगाले हैं और कर्मचारियों से पूछताछ की। यूपी एटीएस ने कंपनी के सीसीटीवी भी कब्जे में लिए। कंपनी पर टेरर फंडिंग और बांग्लादेशी घुसपैठियों को पनाह देने का आरोप है। आरोप के मुताबिक कंपनी इस्तांबुल इंटरनेशनल में प्रिंटिंग प्रेस लगाकर भड़काऊ किताबें छापी जा रही थी। आरोप के मुताबिक 6 कंपनियां एक ही एड्रेस पर चल रही थी। आपको बता दें कि मुख्य आरोपी फरहान नबी सिद्दीकी पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। टेरर फंडिंग केस से जुड़े मामले में यूपी एटीएस ने दोबारा रेड की है और इस दौरान ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर साइट 5 में जो कंपनी है वहां पर रेड की। करीब 2 घंटे तक डॉक्यूमेंट्स को खंगाला है। साथ ही आपको बता दें वहां पर जो कर्मचारी थे उनसे भी गहन पूछताछ की है। करीब 2 घंटे तक यूपी एटीएस की टीम वहां मौजूद रही और इस दौरान पूछताछ भी की है। सीसीटीवी भी जब्त किया है। दरअसल में इस्तांबुल इंटरनेशनल कंपनी के साथ साथ हकीकत प्रिंटिंग प्रेस और करीब 6 कंपनियां सेम पते पर संचालित थी और इसी पूरे प्रकरण में यूपी एटीएस को जानकारी मिली थी, जिसके बाद लगातार यूपी एटीएस के रडार पे थी और अब पूछताछ शुरू कर दी गई है। इस पूरे प्रकरण में 11 करोड़ रुपए के टेरर फंडिंग का भी मामला सामने आया है। और साथ ही आपको बता दें, सोर्सेज ये भी बताते हैं कि टर्किश एम्बेसी से जो मुख्य आरोपी था फरहान नबी सिद्दीकी, वो लगातार संपर्क में था। साथ ही बांग्लादेश भी वो लगातार जा रहा था। दिल्ली बम धमाके के बाद दिल्ली पुलिस और एजेंसियां लगातार एक्टिव मोड में नजर आ रही हैं। जितने भी लोग उमर नबी के जितने भी संपर्क में थे या उमर नबी से मिले थे, सभी से लगातार पूछताछ जारी है। देवबंद के पठानपुरा से भी एक युवक को दिल्ली पुलिस पूछताछ के लिए लेकर गई है। वो अल फलाह यूनिवर्सिटी फरीदाबाद में MBBS की पढ़ाई कर रहा था। दिल्ली में हुए बम धमाकों के बाद एजेंसियां पूरी तरह मुस्तैद हैं। उमर
नबी के मोबाइल में जो संपर्क थे, जिन जिन से उसके संपर्क रहे या कभी मिला, उनके बारे में एजेंसियां लगातार जानकारियां उठा रही हैं, उनसे पूछताछ कर रही हैं, उन संदिग्धों के पास लगातार पहुंच रही है। ऐसे ही एक युवक जो फरीदाबाद के अल-फलाह यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, वह देवबंद का रहने वाला था। देवबंद में उसके पठानपुरा स्थित मकान पर पहुंची और उससे पूछताछ की। अब देखने वाली बात है कि क्या चीज़ें निकलती हैं। दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी बड़ी खबर है। दिल्ली ब्लास्ट के बाद यूपी एटीएस भी सक्रिय हुई है। यूपी एटीएस ने मदरसों की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। एटीएस प्रयागराज यूनिट ने रेंज के सभी जिलों के जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारियों को लेटर भेजा है। पत्र भेजकर मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों, पढ़ाने वाले मौलवियों और प्रबंधकों के संबंध में जानकारी मांगी गई है। सूचना में मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों का नाम, पिता का नाम, पता, मोबाइल नंबर के साथ जानकारी मांगी गई है। दिल्ली ब्लास्ट मामले में यूपी एटीएस यहां पर सक्रिय हुई है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, यूपी एटीएस ने मदरसों की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। मदरसों की डिटेल मांगी गई है। बड़ी खबर यहां पर हम आपको बता रहे हैं, दिल्ली ब्लास्ट मामले में यूपी एटीएस सक्रिय हुई है। यूपी एटीएस ने मदरसों की जांच शुरू कर दी है। तो बड़ी खबर इस वक्त बता रहे हैं आपको, दिल्ली ब्लास्ट मामले में यूपी एटीएस सक्रिय हुई है। दिल्ली ब्लास्ट को लेकर बड़ी खबर है। बच्चों, मौलवियों और सर्वेश हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ रहे हैं। सर्वेश, क्या जानकारी आपको मिल पा रही है? देखिए, ये मुंबई जिस तरह से दिल्ली का ये ब्लास्ट हुआ था, उस ब्लास्ट के बाद तमाम जो संस्थान है वो निशाने पर आए और यूपी के जो मदरसे हैं अब उनकी जांच भी शुरू हो गई है। जो प्रयागराज यूनिट है एटीएस की, उसने जोन के सभी जिलों को पत्र लिखा है और पत्र लिख के वहां के जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारियों से मदरसों के बारे में जानकारी मांगी है। वहां पर पढ़ने वाले बच्चों, उनका नाम, उनके पिता का नाम, उनका एड्रेस, मोबाइल नंबर की जानकारी मांगी है। जो वहां पर मौलवी पढ़ा रहे हैं उनके बारे में जानकारी मांगी गई है। तो इस तरह से अब इसमें एटीएस ने अपने स्तर से जांच शुरू कर दी है कि किसी तरह से इसमें कहीं इन्वॉल्वमेंट तो नहीं है या फिर मदरसों की क्या भूमिका है, उसके बारे में जांच की जा रही है। और खास बात यह है कि प्रयागराज एटीएस यूनिट जो है उसके अंतर्गत प्रयागराज, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, फतेहपुर, चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर और महोबा जिले आते हैं। यहाँ के जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारियों से जानकारी मांगी गई है। प्रयागराज की अगर बात करें तो प्रयागराज के जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी कृष्ण मुरारी ने प्रयागराज की सूचना एटीएस को दे दी है, जिसके बाद एटीएस अपने स्तर पर जांच भी शुरू कर दी है। प्रयागराज जिले में जो जानकारी हमें मिली है, 206 मदरसे संचालित हो रहे हैं। बड़ी संख्या में मदरसे यहाँ पर संचालित होते हैं, जिनमें 43 मदरसे अनुदानित हैं, यानी कि एडेड हैं, जिनके मौलवियों को जो है सरकार से वेतन मिलता है। इन मान्यता प्राप्त जो 43 जो अनुदानित एडेड यहाँ पर मदरसे हैं, उनमें 620 शिक्षक हैं और 11,378 बच्चे जो है पढ़ाई कर रहे हैं, जबकि 169 यानी 169 जो मदरसे हैं वो मान्यता प्राप्त हैं, जिनमें 854 शिक्षक और 14,551 छात्र पढ़ाई कर रहे हैं। तो अब इसके बाद इस पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू हो गई है और एटीएस अब यहाँ पर मदरसों की जांच पड़ताल कर रही है कि यहाँ पर किस दीनी तालीम के अलावा किसी दूसरी तरह की गतिविधियां तो नहीं संचालित होती हैं। तो ये कहा जा सकता है कि अब यूपी एटीएस के रडार पर जो प्रयागराज जोन के मदरसे हैं वो भी आ गए हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर्वेश आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। राम मंदिर का निर्माण कार्य पूर्ण होने पर 25 नवंबर को राम मंदिर में धर्म ध्वजा फहराई जाएगी, जिसमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यक्रम में शिरकत करेंगे, जिसकी तैयारियां जोर शोर से की जा रही हैं। ऐसे में राम मंदिर बनने का सपना पूरा होने पर चित्रकूट के पद्म विभूषण तुलसी पीठाधीश्वर जगत गुरु राम भद्राचार्य महाराज ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने राम मंदिर के बनने के संघर्ष को याद करते हुए कहा कि जो माली अपने द्वारा लगाए गए वाटिका को पुष्पित फलित देखकर प्रसन्न होकर कहता है कि हम लोगों ने संघर्ष किया, तब कोई नहीं था, गिने चुने 7 से 8 लोग थे। 1983 में इतना संघर्ष
पुलिस के डंडे खाए, जेल गए, गवाहियां दी, आज राम मंदिर बन गया, मुझे बहुत प्रसन्नता है। तो माली अपने द्वारा लगाई हुई वाटिका को पुष्पित फलित देखकर प्रसन्न होकर कहता है, हम लोगों ने संघर्ष किया, तब कोई नहीं था, केवल इन्हें गिने 7-8 लोग थे 1984 में। इतना संघर्ष, पुरुष के डंडे खाए, जेल गए, गवाहियां दी, आज राम मंदिर बन गया, मुझे बहुत प्रसन्नता है। धर्मनगरी वृंदावन में आज केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल पहुंचे और भगवान बांके बिहारी के विधि विधान से दर्शन पूजन कर आशीर्वाद लिया। इसी मौके पर मंदिर सेवायतों ने उनको दुपट्टा और प्रसाद भेंट किया। एसपी नेता रामगोपाल यादव के उस बयान का खंडन किया जिसमें उन्होंने आजम खान को दोबारा जेल जाने पर साजिश करार दिया था। कहा, कोर्ट पर टिप्पणी करना उचित नहीं है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, कोर्ट पर टिप्पणी करना ठीक नहीं है। बांके बिहारी के दर पर एसपी बघेल पहुंचे। केंद्रीय मंत्री एसपी बघेल ने वहां पर पूजा अर्चना की और आशीर्वाद दिया। वादी ने मुकदमा कायम कराया, उनके खिलाफ कई कायम कराए। पुलिस ने गुण दोष के आधार पर फाइनल रिपोर्ट लगाई या चार्जशीट लगाई। अदालत में चलने लायक केस कॉग्निजेंस लायक समझा तो संज्ञान लिया और एविडेंस के आधार पर, साक्ष्यों के आधार पर या तो सजा करी है या कई मुकदमे छोड़े हैं। माननीय अदालत ने, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने जो बिलेबल ऑफेंस है उनमें जमानत भी ली है। इसलिए हमारे यहाँ जो कोर्ट है, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, वो स्वतंत्र एवं निष्पक्ष हैं और संविधान में प्रदत्त अधिकारों का ही वो उपयोग करते हैं। न्यायालयों पर टिप्पणी करना उचित नहीं होता है। दिल्ली ब्लास्ट के बाद राजधानी देहरादून में सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं। कश्मीर कनेक्शन सामने आने के बाद पुलिस ने सतर्कता बढ़ा दी है। शहर में बाहरी छात्रों और विदेशी नागरिकों की गतिविधियों की दोबारा जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। देखिए रिपोर्ट। देहरादून में कश्मीर से पढ़ाई और कोचिंग के लिए बड़ी संख्या में छात्र यहां रहते हैं। मौजूदा समय में 900 से अधिक कश्मीरी छात्र अलग अलग संस्थाओं में पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली ब्लास्ट केस में कश्मीर एंगल सामने आने के बाद अब सभी छात्रों का री-वेरिफिकेशन शुरू किया गया है। हॉस्टल, पीजी और किराए के कमरों में रहने वाले छात्रों के एड्रेस, आईडी और मूवमेंट की पूरी जांच होगी। इसके साथ ही कुछ छात्रों के बने निजी सोशल ग्रुप्स, चैट पैटर्न और कम्युनिकेशन एक्टिविटी भी मॉनिटरिंग के दायरे में है। 900 प्लस स्टूडेंट्स यहाँ पर अध्ययनरत। एक का डेटा यहाँ पर जितने भी हमारे स्टेट्स के बाहर के, खासकर सेंसिटिव स्टेट से कहीं कोई बात आती है तो उसको देखते हुए मॉनिटर करते हैं और विदेशों के नागरिक भी जो यहाँ पर बच्चे पढ़ रहे हैं उनको भी मॉनिटर करते हैं। तो वो सारी मॉनिटरिंग हमारे खुफिया विभाग द्वारा की जाती है, बट नज़र हम सभी पर रखते हैं, चाहे वो फॉरेन स्टूडेंट्स हो, चाहे विभिन्न स्टेट्स के यहाँ पर बच्चे जो अध्ययनरत हैं। अगर कहीं कोई एक्टिविटी में पाए जाते हैं या कहीं संदिग्धता आती है तो उसको हम उसके स्टेट तक उसको फॉलो करते हैं। एजेंसियां सिर्फ कश्मीरी छात्रों पर ही नहीं बल्कि बाहरी राज्यों और विदेशियों की गतिविधियों पर भी कड़ी नजर रखे हुए है। बीते 6 महीनों की मॉनिटरिंग में 16 बांग्लादेशियों की संदिग्ध एक्टिविटी सामने आई, जिनमें से 9 को डिपोर्ट किया गया और बाकी पर कार्रवाई की गई है। पुलिस का कहना है कि एंटी नेशनल कोई भी इनपुट मिलता है तो तुरंत एक्शन लिया जाता है। वहीं कॉलेज प्रशासन भी छात्रों पर नजर रखता है और संदिग्ध पाए जाने पर पेरेंट्स और पुलिस को सूचना दी जाती है। कोई बच्चा ऐसी स्थिति में है, उनके पेरेंट्स को एकदम बुलाया जाए कि रेगुलरली जो मीटिंग्स होती है, जैसे पेरेंट टीचर्स मीटिंग होती है। लेकिन कॉलेज, आप देखिए, डॉक्टर बनने के बाद भी एथिक्स जब मर जाते हैं तो उसका कोई वो नहीं रहता। जैसे बच्चों की पेरेंट टीचर्स मीटिंग होती है तो इस कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चों की जो विशेषकर बच्चे होंगे तो इनको भी पेरेंट्स को बुलाना चाहिए, उस वक्त उनसे बात करके। We have to alert them every time. जैसे यानी दिल्ली ब्लास्ट के बाद देहरादून में सुरक्षा रणनीति नए सिरे से कसी जा रही है। कश्मीरी छात्रों से लेकर विदेशों तक हर संभावित लिंक की स्क्रीनिंग होगी। रुक रहे हैं यहां पर ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।